नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम अभय जी और आनंद जी से बातचीत करते हैं देश और दुनिया के राजनीतिक हालात पर। आज भी हम इनसे चर्चा करेंगे, इस हफ्ते जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसके बारे में। आप दोनों लोगों का स्वागत है, नमस्कार। आनंद सर, सोनम वांगचुक जी को तो हटा दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बाकी लोग जो बैठे हैं अनशन पर उन्हें भी हटा दिया जाए। दीपिका साहब ने कहा कि वो अब भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के भी बैठे हुए हैं जो मुख्य मंच पर नहीं थे। कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है वो ज़ोर पकड़ रहा है या फिर वो एक चरम स्थिति पर आकर अब नीचे की ओर जाएगा? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अब किसी के पास कुछ पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक के हटने से एक ट्रिगर तो हुआ है। अब ट्रिगर में ये हुआ है, जो 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। दीपिका के ऊपर अब प्रेशर ये आया है कि दीपिका को खुद बैठना पड़ा है अनशन पे। और अब ये देखना होगा कि कितने दिन तक वो इस अनशन को आगे चला पाते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अ, एसएफआई के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं सज्जी, और जो पिछली बार जेएनयू की अध्यक्षा थी आयशी आयशी घोष, ये भी अब अनशन पे बैठ रहे हैं। ये दोनों लोग उस अनशन पे इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। तो जो मैंने जितने लोगों से बात की और जो मेरी जानकारी है, अ, जो केंद्र सरकार की, आप देखिए, कोई किसी ने आके कहा तो नहीं, लेकिन ये सब उन जानकारियों से हैं जो बीजेपी के सर्कल में या कहीं घूम रही हैं। वो इस आंदोलन को वहां से हटाएंगे नहीं। उनको यह है कि जंतर मंतर पे पड़े रहने दो, और कुछ ना कुछ जो जो अदरवाइज ये जो भी ये शक्ति थी, वो जाके इंडिया गठबंधन में उसको कहीं ना कहीं साथ हो जाना था, वो इंडिया गठबंधन में साथ नहीं हो रही। तो कम से कम उनको ये सेटिस्फेक्शन है कि ये अलग से वो, से ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जा रहा है, मतलब दो जगह ये शक्तियां बट जा रही हैं। चर्चा इस तरह की भी है कि जो जो धर्मेंद्र प्रधान वाली बात है, या तो उनको संगठन में लिया जाएगा, या जो, हालांकि अब टाइम तो कल ही का बचा है, मुझे नहीं लगता है कि एक बार जब सत्र शुरू हो जाएगा उसके बाद वो कोई मंत्रिमंडल का फेरबदल करेंगे। क्योंकि बहुत कस की ये बात थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा ले लिया जाएगा, एचआरडी ले लिया जाएगा। अ, लेकिन अब यही लगता है कि बीजेपी की जैसे पुरानी वो है कि ना कोई इस्तीफा देगा और ना कोई चेंज होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये मॉनिटर हो रहा है सीधे-सीधे मोदी जी और अमित शाह से। अ, दिल्ली पुलिस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली अमित शाह इसकी देख-रेख कर रहे हैं। अ, कहा ये भी जा रहा है कि जो पुराने पुलिस कमिश्नर थे, गोलचा साहब या कौन, उनको कल बिना कहे, उनका अभी 1 साल का कार्यकाल बाकी था, उनको बिना कहे अ, ऐसे हटा दिया, उनको पता भी नहीं था, और उनसे तुरंत पदभार एक अनुराग कुमार या किसी को दे दिया गया है। और अब दोनों उनको जो पहला टास्क है वो आज सुबह उन्होंने कर दिखाया। मुझे एक अजीब-सी चीज़ ये लगी डॉक्टर कमल, जो मतलब जो मुझे ये लगता है कि आज बहुत से लोगों को ये लग रहा है, और मेरे उसमें बहुत से मतलब 10% लोगों को ये लग रहा है, पहले भी लग रहा था कि सोनम वांगचुक के बारे में हम लोग थोड़ा मन में एप्रीहेंशन था। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो आज सुबह हरकत हुई है, उसकी वजह से कम मैंने कुछ चीज़ों को चेंज किया, और मैं अभय भाई से उस पे भी चर्चा करना चाहूँगा। अभय भाई, मैंने चेंज ये किया है कि हम और आप या डॉक्टर कमल जिस जिस लोकतंत्र जिस उसकी बात करते हैं, उसमें कल के दिन अगर बीजेपी का भी कोई मंत्री को इस तरह से उसके मौलिक अधिकार से किया जाएगा, तो हम उसके उसके पक्ष में भी खड़े रहेंगे। ये वो सोनम वांगचुक सही थे, गलत थे, अच्छी डिमांड थी, बुरी डिमांड थी, किसके कहने पे थे, नहीं थे। लेकिन अगर वो एक आदमी अनशन कर रहा है, तो जिस ढंग से उनको उठाया गया, मतलब देख के ताज्जुब होता है कि दिल्ली पुलिस के लोग, जैसा कहा जा रहा है, अब वो उसकी भी सच्चाई कुछ पता नहीं है। दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में सफेद पहन के आए, डॉक्टर बन के आए, और वो अगवा करके ले गए उसको। ही वाज़ नॉट, वो कहीं से भी भाई पुलिस की कार्रवाई, पुलिस पुलिस होती है। पुलिस आती, लगाती वहां पे 200 नहीं 2000 पुलिस वाले आते, और अगर सोनम वांगचुक को ले जाना है तो ले जाते। ये डॉक्टर बन के झांसा दे के, अब कुछ लोगों का कहना है कि वो पुलिस के में उसमें आरएसएस के लोग भी थे, कुछ लोग अलग अलग तरह की, भाई ये, क्योंकि वहां पे कोई पुलिस की वर्दी में नहीं आया।
पुलिस की गाड़ी में नहीं गया। ये कहीं नहीं कहा गया कि इनको कहाँ, अब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है। उनकी पत्नी का जैसा दावा है कि उनका पोटेशियम जो एक दिन पहले 4.3 था वो अब 2.9 आ गया है। उनका कहना यह है कि एक दिन में पोटेशियम इतना कम नहीं हो सकता है। ये हम सबको पता है कि ये कुछ वैसे मिनरल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम इस तरह के होते हैं कि अगर इसका कम ज्यादा हो जाए तो आप मर भी सकते हैं, या कोई पक्षाघात या कुछ इस तरह की बीमारी हो सकती है जो फिर दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगे। उनका कहना यह है कि बिना उनकी परमिशन के उनको कुछ इंट्रावेनस या कुछ फ्लूइड न दिया जाए। उनका एक स्टैंड ये है कि उनका सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं अब असल में चक्कर क्या है कि इस सरकार ने जेल में लोगों को मरवा दिया। इस सरकार ने जेल से बाहर निकाल के लोगों को ले जाते हुए एनकाउंटर करवा दिया। तो अब क्या अनहोनी कर देगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन अदरवाइज़ अगर वो सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऊँच-नीच करती है तो उसका प्राइस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस समय लोग आक्रोशित हैं। अ, मुझे ऐसा लगता है कि अ, चाहे अनचाहे में बीजेपी नहीं चाह, हर चीज बीजेपी के हिसाब से नहीं होगा ना। बीजेपी कोशिश इस तरह से कर रही थी कि इनमें डिवीजन हो, लेकिन ये ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर गया है। 20 तारीख को एक अच्छी बात ये हुई है कि 20 तारीख को सबको एक स्वर में खड़े होके नीट परीक्षा छात्रों की समस्याओं पे एक स्वर में बोलना पड़ेगा। जो विपक्ष का व्यक्ति इस पे स्वर में स्वर नहीं मिलाएगा, उसको ये जो जो भी जेनज़ी है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी वो बहुत क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, और वो ये देखेंगे कि वो बिल्कुल इतिहास के डस्टबिन में फेंक दिया जाए। तो मेरे हिसाब से अच्छा वो है, विपक्ष को एक बार फिर से अपनी एकता सिद्ध करने का मौका मिला है। और हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों के मेरे बहुत एप्रीहेंशन है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के ऊपर। उनको भी एक मौका मिला है कि वो उस एप्रीहेंशन को किनारे करें, और वो ये साफ करें कि नहीं, वो बिल्कुल साफ-गोई से, ईमानदारी से इन जो छात्र हैं उनके उनके मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर कमल। अ, अभय सर, आनंद सर ने तो ये कहा कि हमें अपने एप्रीहेंशन को दूर करके इस पूरे आंदोलन को देखना चाहिए। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जो कांग्रेस समर्थक कुछ लोग होते हैं या कोई कई वरिष्ठ पत्रकार भी, एक नैरेटिव उनकी तरफ से ये आ रहा है कि सोनम वांगचुक को सेफ एग्ज़िट दे दिया गया। अब वो अस्पताल में पहुँच चुके हैं, सुरक्षित हो चुके हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर उन लोग की वैचारिकी स्पष्ट नहीं है और आगे चलकर जो प्रमुख मुद्दे हो सकते थे सरकार को घेरने का, उसको उन्होंने नेपथ्य में डाला, खासतौर पे चंदा चोरी का मसला जो अयोध्या में आया है। और हमारे चैनल पर भी कार्यक्रम ऐसे ही आते रहे, कभी कुछ थोड़े समर्थन में, कभी उनको लेके एक एप्रीहेंशन वाला। तो आप अब आज के दिन में कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? देखिए, सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ की मैं थोड़ा देश से बाहर हूँ, तो जो वहाँ सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं, उन तस्वीरों के ज़रिए ही मैं उन चीज़ों को जान पा रहा हूँ। अ, तो वहाँ पर पुलिस कभी भी आ सकती है बड़े पैमाने पर, और वो वहाँ पर सभी पूरी तरह जंतर-मंतर खाली भी करवाया जा सकता है। अच्छा, ये निर्णय अधिकारी लेते हैं। अधिकारी निर्णय तब लेते हैं जब उनसे निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, और जो लोग निर्णय लेने के लिए कहते हैं उनको उनके रणनीतिकारों की टोली सोच के बताती है कि ऐसा-ऐसा निर्णय लेना उचित होगा। निश्चित रूप से एक तरह की गोलबंदी सोनम वांगचुक के अनशन के इर्द-गिर्द होने लगी थी। तमाम विवादों के और संदेहों के बावजूद, तरह-तरह की बातों के बावजूद, हम लोग भी तरह-तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उनके इर्द-गिर्द एक गोलबंदी होने लगी थी, और वो गोलबंदी उस वक़्त ठोस रूप अख्तियार करने लगी जब विपक्ष की पार्टियाँ वहाँ पहुँचने लगीं। विपक्षी नेता वहाँ पहुँचने लगे, अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे, वहाँ पर डिंपल यादव पहुँची, वहाँ उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन कर दिया, और सबसे बड़ा असर इस बात का हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा वहाँ पहुँचे, और उनके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपना एक बाकायदा वक्तव्य जारी करके सोशल मीडिया पर इसका समर्थन किया। इससे मुझे लगता है सरकार के पास ये संदेश पहुंचा कि अब ये गोलबंदी थोड़ी-सी बड़ी हो रही है। अगर गोलबंदी ये बड़ी हुई और बीच में दिन केवल एक है, 19 तारीख का दिन है, तो 20 तारीख को यहाँ काफ़ी लोग जमा हो जाएँगे। हो सकता है 5-6 हज़ार, 10 हज़ार तक लोग जमा हो जाएँ। अगर इतने लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है संसद की तरफ तो वो नहीं आने देते, उनको बीच में रोक लिया जाता। लेकिन उसमें एक बड़ा संकट
एक बड़ी दिक्कत, एक बड़ी पैदा होने का अंदेशा था, एक बड़ी घटना घट सकती थी। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब इन लोगों को हटाया जाए, ये मामला हाथ से निकल सकता है और कुछ इस तरह की घटना हो सकती है जो अशोभनीय होगी, जिससे सरकार को और दिक्कत पैदा होगी और विवाद बहुत ज्यादा पैदा होगा, तमाम सफाई देनी पड़ेगी और पता नहीं उसके राजनीतिक असरात क्या हों, कोई नहीं कह सकता पहले से। इसलिए उन्होंने तुरंत आक्रमण किया और मेडिकल टीम का भेष रख के वो लोग आए, ऐसा कि आनंद जी ने अभी बताया, और उन्होंने काफी भद्दे और भौंडे तरीके से, अगर भेष रख के आए थे तो सब डॉक्टरों की तरह ही आचरण करते, वो भी भेष जल्दी उन्होंने उतार दिया और काफी भद्दे और भौंडे तरीकों से मुक्के मारते हुए, घसीटते हुए। एक मैंने वीडियो देखा है, इसमें अभिजीत दीपके का एक पुलिस वाला मुंह दबाए हुए है और दूसरा उनके मुंह पे घूंसे मार रहा है। मतलब इस प्रकार के वीडियो भी चल रहे हैं। तो ये सब हुआ है। फिर योगेंद्र यादव वहां पहुंचे, वो भी धरने पे बैठे और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग भी, उन्होंने भी जाकर उस मामले को और मजबूत, उस आंदोलन को और मजबूत करने की कोशिश की, उसकी योजनाएं बनाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इन कोशिशों को अब सफल होने देगी। अगर सरकार ने सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया, लेकिन अगर वहां पे छात्रों की और आंदोलनकारियों की भीड़ बढ़ती रही तो फिर सरकार कैसे उससे निपटेगी? इसलिए मुझे लगता है कि सरकार, कल 19 तारीख है और 19 तारीख को सरकार वहां पर कोई भी जमावड़ा नहीं होने देगी। अगर सरकार ने वहां पर बड़ा जमावड़ा होने दिया तो अपनी घोषणा के अनुसार 20 तारीख को वो लोग चल पड़ेंगे उधर, भले ही उनको केवल 10 कदम ही चलने दिया जाए, लेकिन चल पड़ेंगे। और अगर रोका जाएगा तो कुछ ना कुछ जद्दोजहद उसमें होगी, गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी, बसों भर के लोगों को ले जाना पड़ेगा, जो कुछ भी तौर तरीके हैं इस प्रकार के हम सब लोग जानते हैं। तो सरकार ये सब नहीं करना चाहेगी, इसलिए सरकार अब जंतर मंतर मेरे ख्याल से खाली करवा लिया जाएगा और इस आंदोलन का ये जो दौर था, ये जो प्रकरण था, ये प्रकरण फिलहाल मुझे लगता है कि ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रकरण शुरू हो सकता है। देखिए, अब आज ही मेरी वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से एक बातचीत हुई, तो विनोद जी देहरादून से आ रहे थे। देहरादून वो क्यों गए थे? छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी ने वहां पर किया। कल उन्होंने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया। जिस जगह वो कार्यक्रम करना चाहते थे, प्रशासन ने उसकी इजाजत नहीं दी, उत्तराखंड सरकार ने, तो एक कॉलेज के प्रांगण में उस कार्यक्रम को किया गया। विनोद शर्मा जी, जो बहुत ही, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही सुयोग्य और गंभीर पत्रकार हैं, उनकी टिप्पणियों से भी पहली नजर में जाहिर होता है। उन्होंने बताया कि 20 से 25 हजार नौजवान वहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में आए और उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सुना। तो मैंने विनोद जी से एक प्रश्न पूछा। मैंने पूछा कि हम लोगों का काम राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करना है। अब राजनीतिक प्रक्रिया की एक सिरे पे तो देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है, दूसरे सिरे पर सोनम वांगचुक का अनशन और काकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है और उसको सेलिब्रिटीज का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको अन्य कांग्रेस से इतर विपक्षी दल जो हैं, गैर भाजपा दल हैं, उनका भी समर्थन प्राप्त हो रहा है और कांग्रेस का समर्थन जो मिला है वो उसका किरदार कुछ अलग तरह का है, जिसकी हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अब इस राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे समझें? मुद्दा एक ही है, लेकिन इसको हम कैसे समझें? ऐसा क्यों हो रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन के इर्द गिर्द ही उस मीडिया का सारा फोकस उसी के ऊपर है और राहुल गांधी की छात्रों की गूंज, जो कि उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा कार्यक्रम है, कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर छात्र उसके अंदर हिस्सेदारी कर रहे हैं। वो बंगलौर में भी इस बात को करके दिखा चुके हैं, कोटा में भी इस बात को करके दिखा चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो एक धूल में उनको लठ लग गई है और लोग आ गए हैं कार्यक्रम में, वो बार बार कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनने जाते हैं राहुल गांधी को। अब यहां पर एक ये कार्यक्रम हो रहा है और सारा फोकस इसके ऊपर है। तो ये एक पेचीदा राजनीतिक प्रक्रिया है। ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये पेचीदा है और इसको समझने के लिए हमें थोड़े धैर्य और समय की आवश्यकता होगी। आज हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की तरफ से सौरभ द्विवेदी ने सोनम वांगचुक जब अनशन करते हुए लेटे हुए थे 1-2 दिन पहले, उनका एक इंटरव्यू लिया। ये 11-12 मिनट लंबा इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू को मैंने आज ही सुना है।
उस इंटरव्यू का जो आखिरी से पहला सवाल है, यानी अंतिम से पहला सवाल है, उसमें सौरभ द्विवेदी सोनम वांगचुक से पूछते हैं कि आपने इस पार्टी के बारे में आपने कहा था कि साहब आप देख समझ के ठोक बजा के ही मतलब जो है इस पार्टी के साथ जुड़ने के बारे में तय करेंगे, तो क्या आपने वो कर लिया है? तो सोनम वांगचुक उनसे कहते हैं कि यहाँ आने से काफी पहले लद्दाख के एलजी ने मेरी उनसे मुलाकात कराई। फिर उन्हीं के शब्द हैं, मैं उन्हीं के हवाले से उनसे मिला। ये उनकी शब्द हैं, जो मैं कह रहा हूं मोटे तौर पर। अच्छा, ये उन्होंने, हाँ, आप कुछ कह रहे नहीं, मुझे विवश किया। हाँ, वो शब्द यूज करते हैं कि मुझे विवश किया। हाँ, कि किनसे मैं मिला? इनसे मिले। किनसे मिला? इनसे? अभिजीत दीपके से। दीपके से मिला। अच्छा, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अभिजीत दीपके के बारे में बात कर रहे हैं। अब लद्दाख के एलजी कौन है? मुझसे गलती ना हो जाए इसलिए मैंने बाकायदा नेट पे जाके पता लगाया। वो विनय कुमार सक्सेना है, जो अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की दिल्ली में क्या भूमिका रही है, किस तरह आम आदमी पार्टी का हनन किया गया उनके नेतृत्व में योजना बनाकर, इसमें किसी को शक तो नहीं होगा ना। अब तो ये भारत की राजनीति में, राजनीतिक इतिहास में लिखा गया एक तथ्य है। उन आरोपों में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जो अदालत में टिक नहीं पाए आरोप, और लेकिन चुनाव हराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। और उसको पूरी तरीके से जमीन पे जिस व्यक्ति के नेतृत्व में इंप्लीमेंट लागू किया गया वो विनय कुमार सक्सेना थे। वही लद्दाख में एलजी हैं, वो अभिजीत दीपके की मुलाकात करा रहे हैं सोनम वांगचुक से। उन सोनम वांगचुक से, हाँ, विवश कर रहे हैं। हाँ, उन सोनम वांगचुक से मुलाकात करा रहे हैं जो जब लद्दाख के मसले पे दिल्ली में दर्शन करने आए थे तो उनको वहां रोक दिया गया था। तो इससे अभिजीत दीपके से कम मैं अभी भी कोई संदेह, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन सोनम वांगचुक का खुद का वक्तव्य कम से कम ये मांग करता है अभिजीत दीपके से कि वो बताएं कि उनके एलजी सक्सेना से, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से क्या संबंध है और किस वजह से, किस मकसद से उनकी और अभिजीत सोनम वांगचुक से उनकी मुलाकात कराई गई। ये कम से कम उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए ना। अगर वो हम सब लोगों से अपने समर्थन का दावा करते हैं और अधिकार पूर्वक करते हैं कि वो जनता का एक मुद्दा उठा रहे हैं जनता का मुद्दा, उठा रहे हैं, जनता के विरोध में मुद्दा नहीं उठा रहे, तो वो करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। अब वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। देखिए, इस प्रकार के जब आप अपनी मांग को इस तरह से बढ़ाते हैं, मतलब, तो उसके पीछे ये भी कारण होता है कि आप चाहते हैं कि कहीं आप मिले हुए तो नहीं लग रहे हैं कहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाकर एक जन आंदोलन की संभावनाएं हैं जिस घटनाक्रम में, उसको मैं कमतर नहीं बताना चाहता, उसकी निंदा नहीं करना चाहता। लेकिन जो सौरभ द्विवेदी के इंटरव्यू में खुद सोनम वांगचुक ने कहा, तो उससे कम से कम उन्हें कोई सफाई तो देनी चाहिए, या हमें उनसे सफाई तो मांगनी चाहिए। हम सफाई ना मांगे, चुप बैठे रहे, ताकि उन्हें सफाई देने का उनके ऊपर कोई दबाव ही ना बने। आंदोलनकारी के तौर पर उनकी हैसियत को मान्यता देते हुए मैं ये कह रहा हूं, आंदोलनकारी के तौर पर मैं उनको स्वीकार करता हूं, वो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि इसमें एलजी सक्सेना कहां से आ गए। एलजी सक्सेना बहुत ही संदिग्ध किस्म की हस्ती हैं। उनको दिल्ली में एक एजेंडे के तहत भेजा गया था और वो एजेंडा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बाकायदा पूरा किया। और मैं आज भी ये मानता हूं, आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है। आज भी मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से शक्तिशाली पार्टी थी। आज भी अगर दोनों का ईमानदारी से मुकाबला हो तो वो कमजोर नहीं बैठेगी भारतीय जनता पार्टी से। इतनी साजिश करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने का वैसा सुपड़ा साफ नहीं हुआ जैसा कि सुपड़ा साफ भाजपा का आम आदमी पार्टी ने दो दफे किया। बहुत दिल्ली में बहुत जड़ें आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हैं आज की तारीख में भी। मैं कह रहा हूं कि ये मसला पेचीदा है, इसको समझने में हम लोगों को देर लग सकती है, लेकिन हम लोगों को धैर्यपूर्वक, थोड़ी बहुत हमारे ऊपर छींटाकशी भी हो, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर शक भी किया जाए, उसको भी सहन करते हुए, उसको झेलते हुए, उसको
आत्मसात करते हुए हम लोगों को इस मसले की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भारत में एक हमारे लिए चुनौती है कि हम लोग एक खास घटना के इर्द-गिर्द होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे समझें। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास 100 सांसद हैं, जिसके पास विपक्ष का संवैधानिक पद वाला नेता है, वो इतना बड़े-बड़े कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें 20-20, 25-25 हजार लोग आ रहे हैं, छात्र लोग आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके चारों तरफ संदेह के कई घेरे हैं, जो है। अब हम इसको कैसे समझें, ये मेरा सवाल है। आनंद सर, जैसे अभय सर ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम सारे सफल हो रहे हैं और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन जो सीजेपी का प्रोग्राम है, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसकी तरफ लोगों का फ़ोकस कम से कम 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया में काफ़ी है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार इससे फ़ायदा विपक्ष की राजनीति को ही होगा? और अगर जो कुछ भी सीजेपी कर रहा है, उससे भाजपा को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि भाजपा का नुकसान कम होगा। इसको नुकसान को भाजपा का इससे न्यूनतम करने की कोशिश की है न्यूनतम कर दिए। तो देखिए, अगर आप ये कहिए ना कि राम जन्मभूमि से भाजपा का कोई फायदा नहीं होगा, वहां चोरी और डकैती हुई है, तो अब उसके नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए, ये स्ट्रैटेजी हो रही है। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत जैसे राम मंदिर में किया जा रहा है कि मोदी जी को बाहर निकालो, 2-3 लोगों के ऊपर वो डालो और उससे उस जो उसका प्रभाव है उसको कम से कम करो। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो सबसे बड़ी समस्या, देखिए आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो एज ग्रुप को जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिसको एड्रेस राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जिसको एड्रेस दित्के भी कर रहे हैं, जिसको एड्रेस मैं अभय भाई की बात को एक और चीज जोड़ दूंगा, मैं पहले इसको कर दूं, जिसको सब लोग एड्रेस कर रहे हैं, वो उतना जात से, वो उतना किसी पार्टी से प्रभावित नहीं होता। वो एज ग्रुप का अपना एक मन होता है। हम कंपैरेटिवली बोल रहे हैं, एक एज के बाद ये वो ग्रुप है जो सेमी अर्बन है, ये पूरी तरह से ग्रामीण नहीं है, छोटे कस्बों में भी रहता है, बड़े कस्बों में भी रहता है, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, तो एक बेसिक खाने पीने का घर में है। ये नहीं है कि वो फलाना है तो इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने ब्राह्मण, इतने राजपूत, इतना मुस्लिम, इतना दलित, इतना, ये कैलकुलेशन इसका कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जीरो है। ये सबसे प्रभावित ग्रुप है और अगर ये ग्रुप इधर से उधर घूमता है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में इनको डर क्या है? इनको डर यह है कि अगर सोनम वांगचुक या अभिजीत दिपके जैसे छोटे-छोटे कार्यक्रम होते रहे और लार्जर स्केल पे एक राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये सारे कार्यक्रम एक साथ जोड़ने ना लगे। 75 में अगर हुआ था तो अहमदाबाद का मतलब गुजरात का अलग कार्यक्रम हो रहा था, बिहार की अपनी समस्याएं थी, अब्दुल गफूर को हटाओ, यूपी की अपनी अलग थी, तो ये 4-5 स्टेट में होके वो सब एक जगह ज्वाइन हो गया। जेपी जैसा एक बड़ा आदमी मिल गया नेतृत्व देने को, सब चीजें एक जगह आ गई। दिक्कत इनको वही है कि अगर बीजेपी किसी भी तरह से ये नहीं चाहेगी कि ये सारे फोर्सेस एक साथ मिले, जो हम लोगों के मन में बार-बार आशंका है, जिसको बार-बार अभय जी ने भी कहा, वो जो 12.5 मिनट का इंटरव्यू किसी को भी कोई भी देख ले, उसी तरह से बहुत सी जगह एक नैरेटिव सेट है। आप किसी से पूछिए, नहीं दिप्के ने तो छोड़ दिया था बीजेपी, तो अरे वो आम आदमी पार्टी तो 22 में छोड़, नहीं उसने आज तक नहीं छोड़ा है भाई। ही हैज नेवर लेफ्ट आम आदमी पार्टी, ही इज स्टिल अ पार्ट एंड पार्सल। उनका आप मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, एक काम कर लें, किसी भी उस पे चले जाएं, यहीं पे एक नहीं किसी पे भी चले जाएं और उस पे सिर्फ ये टाइप करें, अभिजीत दिपके कमेंट ऑन राहुल गांधी ऑन एक्स या ट्विटर, और ईयर लिख दें, क्योंकि इतने ज्यादा है कि वो उतना नहीं कर पाया। 2025 कर दें, 2025 में क्या क्या नहीं राहुल गांधी को बोले हैं, ये बीजेपी के साथ हैं और उनके साथ हैं और मिली जुली वो है, और ये मार्च या फरवरी 2026 तक गाली दे रहा है भाई आदमी। और इस सारे दौरान वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लगातार उसको डिफेंड कर रहा है कि देखिए ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यहां किया, ये कांग्रेस। तो वो बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है, उस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं। और अगर वहां जब आए, हम लोगों को ये अंदाज बताया गया था कि वो आम आदमी की पार्टी छोड़ दिए थे। अब भाव भंग में अगर देख लेते, जिस तरह से आए और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के गले मिले, वो ये नहीं था कि
कोई स्ट्रेन रिलेशनशिप थी और आज आए हैं। वो तो अपना मतलब अपना अपना बच्चा है भाई, अपना आदमी है। तो ये अच्छा दिक्कत क्या है? ये पॉलिटिक्स है। ये देखिए इसका एक पक्ष और भी है। आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में कहीं कुछ उसके साथ गड़बड़ होती है, तो आम आदमी पार्टी को उससे बड़ा धक्का नहीं होगा क्योंकि वहीं पे सारे एमपीज़ भाग गए हैं, सब कुछ है। और अगर वो आम आदमी पार्टी रिटेन कर ले जाती है पंजाब, तो उसके लिए वो संजीवनी है। और वहां उसको चैलेंज कौन कर रहा है? उसको चैलेंज कर रहा है कांग्रेस पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की भी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है। मैं उसको भी सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आज उसको लड़ना है तो उसको कांग्रेस से वहां लड़ना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जैसा अभय भाई कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 20 तारीख तक अभय भाई लेकिन अभी भी ये मेरा हंच ये है कि ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। इसको ये वहां बिठा के प्रतीक प्रतीक के रूप में वहां बिठाए रहेंगे, चलता रहेगा क्योंकि हल्ला मचने दो। हो सकता है। लेकिन हाँ, वो डाइवर्ट करेंगे अटेंशन, क्योंकि वो किसी भी हालत में विपक्ष को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहे। मैं ये सवाल पूछूँगा क्योंकि कमेंट्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभय सर आपकी बातों से लगा कि अभिजीत दीप के भाजपा के नज़दीक हैं, भाजपा ने शायद उनको प्लांट किया है। आनंद नहीं, सर की बातों नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मेरे पास एकमात्र जो चीज एक तरह की प्रमाण जैसी लगती है, वो खुद सोनम वांगचुक का वक्तव्य है, जो उन्होंने सौरभ द्विवेदी के इंटरव्यू में दिया। इसके अलावा मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, अगर वो चीज नहीं हमें पता चलती, तो हम ये बात नहीं कहते, है कि नहीं? तब हम दूसरी तरह की बातें जो हो रही थी, हम उस तरह की बातें कहते या हम और तरह का विश्लेषण करने की कोशिश करते। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि एलजी लद्दाख ने, नाम नहीं लिया उन्होंने वीके सक्सेना का, एलजी लद्दाख ने उनके हवाले से मैं उनको मिला, मतलब बाकायदा उन्होंने वो कहते हैं कि हमारी मीटिंग ही सेट कराई एलजी लद्दाख ने। मैं केवल ये कह रहा हूं, वो 10 मिनट 5 सेकंड से लेके 11 मिनट तक कोई भी सुन ले, 25 50 45 50 सेकंड आपको सुन लीजिएगा, मेरे पास है। नहीं अबे भाई, मैं इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हम इसको बताया था मैंने आपको। ये तो हाँ, नहीं, आप ही ने भेजा है मुझे, आप ही ने भेजा। जी 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 जी। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या जैसे आनंद सर की बातों से लगा कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक नैरेटिव आ रहा है कि वो भाजपा से भी उनका संबंध हो सकता है। तो क्या हम ये कहें कि हम एक अनिश्चितता की स्थिति में हैं, ठोस रूप से अभिजीत देखिए, के बारे में कहने की स्थिति में नहीं है? मुझे क्या लगता है कि जब सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य खराब होने लगा और एक मानवीय प्रश्न पैदा हो गया, एक ऐसा मानवीय प्रश्न पैदा हो गया जिसके साथ राजनीति भी जुड़ी हुई थी, हैं? तो विपक्षी नेताओं को लगा, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं, इसके अंदर डिंपल यादव भी शामिल हैं। इन सबको लगा कि यहाँ पर अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम बैठे रहे दूर, तो वो सब लोग वहां पर जाने लगे, हैं? जाने लगे। जब वो वहां जाने लगे, तो उसके बाद में धीरे से उस पूरे प्रकरण का किरदार जो है वो उन नेताओं की उपस्थिति से बदला। कांग्रेस ने भी देखा कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम इसी तरह नहीं बैठे रह सकते। तो वो भी कांग्रेस के नेता भी वहां गए, बाकायदा उनसे कहा गया होगा आला कमान की तरफ से कि आप जाइए। तो उसका किरदार बदला उस पूरे मसले का। और सोनम वांगचुक के अनशन की साख उससे काफी बड़ी। ये जरूर भाजपा की रणनीतिकारों ने देखा होगा कि तो मामला कुछ ठोस होता जा रहा है, ये तो मामला ऐसा होता जा रहा है जो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर ले, कोई ट्रिगर पॉइंट बन जाए किसी चीज का। तो उन्होंने फौरन हस्तक्षेप किया और वो हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसके हाई कोर्ट का जो कहना था, उसकी आड़ लेकर वो उनको वहां से ले गए, वहां पर उठा ले गए उनको। तो ये इस तरीके से हुआ है इस मामले को। अब वो वहां पर अनशनकारियों धरना देने वालों को रहने देंगे या उनको हटा देंगे, ये तो साफ हो जाएगा 1-2 दिन में। जी। आज की बातचीत का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जब हम अगले सप्ताह मिलेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि संसद के सत्र में कौन-कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि भाजपा जो भी चाहती थी अगले संसद के सत्र में यानी मानसून सत्र में वो कर लेगी। पर इसके बारे में अगले सप्ताह बातचीत करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।